Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेप पढ़ा था, दैट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन और द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब क्वेश्चन ये है कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता क्या है। द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अंडर प्रेशर इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ग्लोमेरुलस की सहायता से होता है और जो फिल्ट्रेट बनता है वो आता है बोमन्स कैप्सूल में। तो यहाँ पे अगर हम बोलें इन्वॉल्वमेंट किस किस का है, तो यहाँ पे दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं। हियर बोमन्स कैप्सूल इज इन्वॉल्व्ड, here this Bowman's capsule is involved, as well as the glomerulus is involved in the ultrafiltration. अब reasons क्या थे ये भी हम पढ़ चुके हैं। पहला रीजन था कि जो एफरेंट आर्टीरियोल है इसका डायामीटर इफरेंट आर्टीरियोल से ज्यादा है, और इफरेंट आर्टरियोल से ज्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, जब ब्लड अंदर आता है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रीनल ब्लड सप्लाई के बारे में बात करते हैं। एफरेंट आर्टरियोल क्या है, जब किडनी में ब्लड सप्लाई होती है तो किडनी को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है रीनल आर्टरी। ये जो रीनल आर्टरी है ये आगे नहीं जा सकती, ये मोटी है, डायामीटर इसका बड़ा है, तो ये किडनी की सेल्स को टच नहीं कर सकती। तो रीनल आर्टरी की जो ब्रांचेस होती हैं उन्हीं को ही एफरेंट आर्टीरियोल बोला जाता है। अब ये जो एफरेंट आर्टीरियोल है ये हर नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करता है, यानी कि जो आने वाला ब्लड है वो किससे आ रहा है नेफ्रॉन में, एफरेंट आर्टीरियोल से आ रहा है। अब ये जो एफरेंट आर्टीरियोल है ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, बहुत सारी ब्रांचेस इसकी बन जाती हैं और इसी को ही हम कहते हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरी, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, दैट इज ग्लोमेरुलस। तो जब एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आ रहा है और इस टफ्ट ऑफ कैपिलरी में घूम रहा है और वापस निकल रहा है, तो जब ये वापस जाता है तो इफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू जाता है। इफरेंट आर्टीरियोल आगे जाके तुरंत वेन में ओपन नहीं होती, ये क्या करती है, ये नेफ्रॉन को कवर करती है। अब कवर किस तरीके से करती है एग्जैक्टली अगर हम बोलें कि ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है ये है क्या, इफरेंट आर्टीरियोल नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी है। तो ये इफरेंट आर्टीरियोल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक नेटवर्क बना लेती है और साथ साथ में ये लूप ऑफ हेनले के साथ भी नेटवर्क बनाती है। बट इन नेटवर्क्स का नाम अलग अलग है। जब ये पीसीटी और डीसीटी के अराउंड नेटवर्क बनाती है तो इसको हम कहते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क, ये चीज हम पढ़ के आ चुके हैं। और जब ये लूप ऑफ हेनले के अराउंड नेटवर्क बनाती है, लूप ऑफ हेनले के अराउंड का मतलब है लूप ऑफ हेनले की लेंथ के साथ साथ जो नेटवर्क बनता है दैट इज वासा रेक्टा। सो वासा रेक्टा एंड द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क क्या है एग्जैक्टली, ये ब्लड कैपिलरीज हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वासा रेक्टा की, जो वासा रेक्टा है इसमें जो ब्लड फ्लो होता है, मान लीजिए ये लूप ऑफ हेनले है और इसी के पैरेलली हम वासा रेक्टा बना देते हैं। तो वासा रेक्टा में और लूप ऑफ हेनले में क्या हो रहा है, दोनों में लिक्विड फ्लो हो रहा है। यहां पे फिल्ट्रेट फ्लो हो रहा है और यहां पे ब्लड फ्लो हो रहा है। तो यहां पे फिल्ट्रेट और जो ब्लड फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म में इसकी हम डिटेलिंग करेंगे, बट यहाँ पे ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये कैपिलरी नेटवर्क ही है जो नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले की लेंथ के साथ साथ नीचे एक्सटेंड कर जाता है, बट वहां पे फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ द फिल्ट्रेट। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
अब यहाँ पे जब ब्लड आता है, एफरेंट आर्टरियोल जो है ब्रॉड है, इफरेंट नैरो है, तो ब्लड फिल्टर हो जाता है प्रेशर के कारण। दिस प्रेशर इज नोन एज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड इट्स रेंज इज 60 to 75 mm of Hg। अब ये रेंज हमने कैसे निकाली? जब हार्ट किडनी को ब्लड देता है तो हार्ट पंप करता है 5 लीटर ब्लड, जिसमें से 1100 से 1200 ml ये ब्लड किडनी के पास आता है, और इस ब्लड में 650 ml रीनल ब्लड फ्लो है, यानी कि रीनल ब्लड फ्लो का मतलब है 1100 to 1200 दैट इज रीनल ब्लड फ्लो। इसमें से 650 ml जो है दैट इज रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो टोटल किडनी में 650 ml प्लाज्मा आ रहा है। अब जब ये 650 ml प्लाज्मा आ रहा है तो ये प्लाज्मा ही है जिसके कारण फिल्ट्रेट बनेगा। ये जो प्रेशर है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये फेवर करता है फिल्ट्रेशन को, बट दो प्रेशर हैं वो अपोज करते हैं, दैट इज ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये अपोज करेगा, और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये भी अपोज करेगा। ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा प्रेशर था? ग्लोमेरुलर कैपिलरी में ऑलरेडी जो ब्लड प्रेजेंट है वो अपोज कर रहा है फिल्ट्रेशन को, और दूसरा यहां पे जो फिल्ट्रेट प्रेजेंट है वो भी अपोज कर रहा है फिल्ट्रेशन को। तो नेट फिल्ट्रेशन रेट क्या होगी? 10 to 25 mm of Hg। अब अल्टीमेटली होगा क्या? अब जब फिल्ट्रेशन हो चुका है तो यहां पे फिल्ट्रेशन के बाद बोमन्स कैप्सूल के ल्यूमन में फिल्ट्रेट इकट्ठा हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फिल्ट्रेट इकट्ठा हुआ है बोमन्स कैप्सूल में, ये जो फिल्ट्रेट बोमन्स कैप्सूल में इकट्ठा हुआ है, इसकी टोनिसिटी क्या है? टोनिसिटी का मतलब है ये प्लाज्मा से बना है, तो प्लाज्मा के कंपैरेटिव इसकी टोनिसिटी क्या है? ये हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है, या आइसोटोनिक टू द प्लाज्मा है? सो यहां पे हम बोलेंगे दिस फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक टू प्लाज्मा। ये प्लाज्मा के ही आइसोटोनिक है, इसका मतलब कॉम्पोजिशन वाइज प्लाज्मा से बिल्कुल सेम है, ऑस्मोलैरिटी सेम है। अब यहाँ पे जब ऑस्मोलैरिटी सेम है तो अब इस फिल्ट्रेट में डिफरेंट चेंजेस आएंगे, और इस फिल्ट्रेट को हम नॉर्मल फिल्ट्रेट, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? एक कंडीशन ये है कि 125 ml पर मिनट, जितने भी नेफ्रॉन थे उन्होंने इतना फिल्ट्रेट बनाया, तो एक दिन में कितना बनाएंगे? 180 लीटर्स। इतना तो हम पानी भी नहीं पीते जितना ये फिल्ट्रेट हमारी बॉडी में बन जाता है। अब ये फिल्ट्रेट जाएगा कहाँ पे? तो फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो जाता है, इसको जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं वो वापस ले लेती हैं, हमारे ब्लड ने जो चीजें दी थी वो उसने वापस ले ली। रीजन क्या है कि ब्लड अगर ये चीजें नेफ्रॉन को दे देगा तो ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएंगी, और ब्लड में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी, ब्लड का पीएच, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी सब चेंज हो जाएगा, तो हमारी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए जो चीज ब्लड से आई थी वो ब्लड में दोबारा से भेज दी जाती हैं, और इसी चीज को हम आगे पढ़ेंगे रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में। अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, या इसको नॉर्मल रीएब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं, अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे। ये बात हम कर चुके हैं कि जो फिल्ट्रेट बना है पर डे के हिसाब से दैट इज 180 liters with that of the urine release 1.5 liters। जो यूरिन रिलीज होता है that is 1.5 to 1.8 liters। Suggest that nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubules and this process is known as reabsorption। तो यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट आ गए। जो चीज फिल्ट्रेट में आई थी वो कितने परसेंट रीएब्जॉर्ब हो गई? ये क्वेश्चन। अबाउट 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज टू बी रीएब्जॉर्ब।
सेकंड क्वेश्चन, किसके थ्रू रीएब्जॉर्ब हुआ? रीनल टिब्यूल्स के थ्रू रीएब्जॉर्ब हुआ। और रीनल टिब्यूल्स में क्या क्या आएगा? पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये सारी चीजें आ जाएंगी रीनल टिब्यूल्स में। हर हिस्से का अपना कंट्रीब्यूशन है यूरिन फॉर्मेशन में। Nearly all the essential nutrients and 70 to 80% of the electrolyte and water are reabsorbed. Again question, कितना इलेक्ट्रोलाइट रीअब्सॉर्ब हो जाता है और कितना पानी रीअब्सॉर्ब हो जाता है? दैट इज 70 to 80%। अब क्वेश्चन है कहाँ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम नेफ्रॉन की बात करते हैं तो नेफ्रॉन में बोमन्स कैप्सूल एक्सटेंड होके कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल बनाता है, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में हम पढ़ने जा रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन और पैरेलली हम पढ़ेंगे सिक्रीशन। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पहले फिल्ट्रेशन हो गया तो फिल्ट्रेशन खत्म होने के बाद शुरू होगा रीएब्जॉर्प्शन, फिर रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, फिर टिब्यूल्स जो हैं वो सिक्रीशन करेंगे। ऐसा नहीं होता। जब हम बात करते हैं रीएब्जॉर्प्शन की और सिक्रीशन की, ये प्रोसेसेस पैरेलली चलते हैं। इसका मतलब है कि दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं बट डायरेक्शन इनका ऑपोजिट है। तो पहले इस बात को समझे कि ये पैरेलल और ये डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट कैसे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि जब हम सिक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो सिक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिन फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये डिसाइड करता है यूरिन का कॉम्पोजिशन, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन एंड द वॉल्यूम ऑफ द यूरिन। तीन चीजें डिसाइड हो जाती हैं। अब एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे जैसे फिल्ट्रेट नेफ्रॉन में आगे जाता है, जैसे जैसे फिल्ट्रेट नेफ्रॉन में आगे एक्सटेंड होता है, तो इसके एक्सटेंशन के साथ क्या होता है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। बट नेफ्रॉन का तो नहीं होगा। नेफ्रॉन के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन और उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, और इसके अंदर जो फ्लूइड है दैट इज फिल्ट्रेट। इसको हम क्या बोल रहे हैं? फिल्ट्रेट। जब छना था तो ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा से सेम है। अब यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल की। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। 70 to 80% सब्सटेंसेस का यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होता क्यों है? वो होता इसलिए है क्योंकि यहां पे प्रेजेंट है क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ये क्यूबॉइडल एपिथीलियम किस टाइप की है? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथीलियम। यहां पे क्या है? ब्रश बॉर्डर है। माइक्रोविलाइज प्रेजेंट है। साथ साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पे प्रेजेंट है बेसोलेटरल सरफेस पे। ये इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है या यहाँ पे जो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम है, ये रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है। अब यहाँ पे जब रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसका मतलब क्या है और सिक्रीशन का मतलब क्या है? तो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें, हम एक साधारण सा टिब्यूल ऐसे बना लेते हैं समझने के लिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिक्रीशन, रीएब्जॉर्प्शन की। सिक्रीशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये है रीएब्जॉर्प्शन। अब होता क्या है, ये है टिब्यूल, दिस इज टिब्यूल। अब अगर टिब्यूल में से कोई सामान बाहर निकलेगा, कोई भी चीज बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रोलाइट बाहर जा रहा है, वाटर बाहर जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट जा रहे हैं, अमाइनो एसिड जा रहा है, ग्लूकोज जा रहा है, वाटर जा रहा है।
तो जब ये टिब्यूल से बाहर निकल रहा है तो बाहर निकलना दैट इज रीएब्जॉर्प्शन। अब यहां पे देखें, ये टिब्यूल से बाहर निकल गया कोई भी सब्सटेंस। अब जब ये टिब्यूल से बाहर निकलेगा तो ये जाएगा कहां पे? ये जाएगा इसके आसपास वाली जगह। ये सेल है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये किडनी की सेल है और इस किडनी की सेल में आसपास क्या होगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहां पे मेंशन हम कर देते हैं, व्हाट इज द स्पेस और द प्लेस और द स्पेस वेयर द सेल इज लोकेटेड। क्या होगी ये? इंटरस्टिशियल स्पेस। ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। तो यहां पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रोलाइट्स निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गए, ग्लूकोज आ गया, अमाइनो एसिड आ गया, वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, तो ये यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेसेस यानी कि मेड्यूला में आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला को भी हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन, दिस इज द मेड्यूलरी रीजन। तो मेड्यूला में के इंटरस्टिशियम, इसको मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम भी बोला जाता है, या बिल्कुल सरल जो याद रहे दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सेल के बाहर का जो फ्लूइड है उसमें इकट्ठा हो जाता है। अब ये यहां से कहां जाएगा? ये यहां से जाएगा ब्लड में। और ब्लड कहां पे है? पीसीटी के आसपास पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है, डीसीटी के आसपास पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है। ये मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में आपको बताया था। वासा रेक्टा प्रेजेंट है लूप ऑफ हेनले के आसपास, मतलब पूरा नेफ्रॉन घिरा हुआ है ब्लड कैपिलरी से। पूरा का पूरा नेफ्रॉन ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड है। इस तरीके से ये ब्लड कैपिलरीज हैं। तो कोई भी सामान जब ट्यूब्यूल निकाल के बाहर फेंकेगा तो पहले वो जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस में, और इंटरस्टिशियल स्पेस से फिर वो जाएगा ब्लड कैपिलरीज में। इसको बोला जाएगा रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। For example, this is a tubule. ये ट्यूब्यूल है, रीनल ट्यूब्यूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले कुछ भी हो सकता है। अब यहां पे क्या होगा कि यहां पे है ब्लड कैपिलरीज, पूरा का पूरा नेफ्रॉन जो है वो ब्लड कैपिलरी से घिरा हुआ है। कॉन्सेप्ट सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है। ब्लड जो सामान बाहर निकाल देगा, ब्लड को जरूरत नहीं है जिस चीज की जो ब्लड में एक्स्ट्रा है या एक्सक्रीटरी वेस्ट की फॉर्म में है, वो सारी चीजें पहले ब्लड से निकल के बाहर आएंगी। और ये बाहर क्या है? फिर से इंटरस्टिशियल स्पेस है, यानी कि नेफ्रॉन के आसपास इकट्ठी हो जाएंगी और फिर चली जाएंगी ये ट्यूब्यूल्स में। तो जो चीजें ट्यूब्यूल्स के अंदर जा रही हैं वो कहलाएगा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, एंड जो ट्यूब्यूल से बाहर निकल रही है वो कहलाएगा ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। तो डायरेक्शन डिफरेंट है बट ये दोनों स्टेप्स पैरेलली चलते हैं। व्हाई इज इट सो? ये दो कारण से होता है। एक, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन सारी चीजें अपने पास नहीं रखता है, या सारी चीजें एक्सक्रीट नहीं करता है यूरिन में। ये जो चीजें ब्लड से लेता है वो वापस दे देता है, अनटिल और अनलेस कोई एक्सक्रीटरी वेस्ट यहाँ पे न हो। बट यहाँ पे कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट की भी हम बात करेंगे कि वो भी यहाँ पे रहने जरूरी है, उनका भी सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन जरूरी है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। यहाँ पे डायरेक्शन का ध्यान रखना है, डायरेक्शन डिफरेंट है। ट्यूब्यूल से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ट्यूब्यूल में इज सिक्रीशन।
सो यहाँ पे दोनों प्रोसेसेस पैरेलली चलते हैं। अब हम डिफरेंट एरियाज में रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन पढ़ेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल की। सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में कैसी सेल्स हैं? वहां पे सेल्स हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम ब्रश्ड बॉर्डर, वहां पे माइक्रोविलाइज प्रेजेंट है, तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन वहां पे हो जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछें कि सेल्स कैसी हैं, तो हम बता सकते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, मैक्सिमम किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कहां पे होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में होता है। रीएब्जॉर्प्शन इन दिस सेगमेंट इज मैक्सिमम। अपने आप में क्वेश्चन कि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है सब्सटेंसेस का? पीसीटी में। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात शुरू हो जाती है। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स आर कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन पीसीटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे एनर्जी को कंज्यूम करके या एनर्जी को खर्च करके जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एनर्जी कौन दे रहा है? सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वो एटीपी प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका 100% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है पीसीटी से? पीसीटी में बिल्कुल नहीं रहते। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड। अब यहाँ पे ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ये हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस हैं, इनका थ्रेशोल्ड हाई है। अगर ये पीसीटी में रह गए, अब मना कर दिया ब्लड ने कि भाई मैं इसको नहीं लूंगा या रीएब्जॉर्प्शन इसका नहीं करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज की मात्रा हमारे यूरिन में है। अगर ग्लूकोज की मात्रा यूरिन में है तो वो डायबिटीज का कारण है। तो जब भी हम बात करते हैं यूरिन के एक्सक्रीशन में ग्लूकोज की, तो जो यूरिन एक्सक्रीट करता है एक नॉर्मल ह्यूमन, उसमें ग्लूकोज नहीं होता। ग्लूकोज का होना इंडिकेट करता है डायबिटीज को। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, इसमें भी ग्लूकोज हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है जो 100% प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। किस ट्रांसपोर्टेशन से? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से। वाटर एंड क्लोराइड, यहाँ पे वाटर एंड Cl नेगेटिव, ये कैसे होते हैं? पैसिवली रीएब्जॉर्ब होते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि पीसीटी में किस किस टाइप का रीएब्जॉर्प्शन होता है? एक्टिवली भी होता है और पैसिवली भी होता है। किस सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन एक्टिवली होता है? तो हमें ध्यान रखना है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। वाटर एंड क्लोराइड का कैसे होगा? नॉर्मली होगा, जिसको हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। और वाटर तो वैसे भी ऑस्मोसिस से आराम से मूव कर लेता है। अब इस डायग्राम से हम समझे, केवल हमें इसका एक ही सेक्शन या एक ही सेगमेंट लेना है, एंड दिस सेगमेंट इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। हमें केवल इतना ही हिस्सा इसका फिलहाल डिस्कस करना है, केवल ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे क्या चीज हमें दिखाई दे रही है कि टिब्यूल से चीजें बाहर निकल रही हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा रही हैं। टिब्यूल से चीजें बाहर निकल के कहां जा रही हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा रही हैं। तो टिब्यूल से बाहर निकलना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाना इज नोन एज टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। कौन कौन सी चीज जा रही है? बाइकार्बोनेट आयंस, NaCl, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। हमने बात कर ली है वाटर और न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की भी हम बात कर चुके हैं। अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लूकोज, ये न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। एंड पोटेशियम आयन, ये सारी की सारी चीजें बाहर निकल रही हैं टिब्यूल से और इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रही हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है कि जो K पॉजिटिव आयंस हैं, इनका सिक्रीशन भी होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में और रीएब्जॉर्प्शन भी होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड
टिब्यूल में। ये जो सब्सटेंसेस हैं ये एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन के फ्रेम में आ सकता है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो, या कौन सा ऐसा आयन है, इलेक्ट्रोलाइट है जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में जिसका सिक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन पैरेलली हो रहा है, दैट इज के पॉजिटिव। अब ये जो रीजन है जहां पे पीसीटी प्रेजेंट है ये कॉर्टेक्स रीजन है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिब्यूलर सिक्रीशन। टिब्यूलर सिक्रीशन का एक जर्नल ओवरव्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो हियर ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द एपिथेलियल सेल ऑफ द रीनल टिब्यूल्स, रीनल टिब्यूल्स मींस बीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड द कलेक्टिंग डक्ट excrete substances from blood of the peritubular capillary network into the filtrate। ब्लड से सामान निकला, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये आया रीनल टिब्यूल्स में, डायरेक्टली नहीं आ सकता। समझने वाली बात ये है कि कभी भी ब्लड और टिब्यूल में डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं हो सकता, पहले चीजों को इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है, हर चीज पहले हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगी, फिर हायर से लोअर में जाएगी, यानी कि मूवमेंट जो होगा सब्सटेंसेस का वो हायर टू लोअर होगा। बट कई केसेस में लोअर टू हायर भी हो सकता है और वहां पे जरूरत पड़ जाएगी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की। तो ये सारी चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होंगी, जरूरत के हिसाब से, यानी कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कैसी होनी चाहिए उसके हिसाब से सब्सटेंसेस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते चले जाएंगे। This process is tubular secretion. It is an active process which occurs in the PCT, DCT and the collecting duct. Very important line. यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब हम ट्यूब्यूलर सिक्रीशन की बात करेंगे तो ये लूप ऑफ हेनले में नहीं होगा। इसमें इन्वॉल्व होंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट। सिक्रीशन में हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं लूप ऑफ हेनले को। अब कौन कौन सा सब्सटेंस सिक्रीट हो रहा है, तो यहाँ पे ये वाला ही सेगमेंट, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाला ही सेगमेंट हमें देखना है, केवल इतना सा हिस्सा हमें देखना है। अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज डिफरेंट, पहले चीजें ट्यूब्यूल से बाहर निकली थी, अब चीजें ट्यूब्यूल में अंदर जाएंगी। तो कौन कौन सी चीज जा रही है ट्यूब्यूल में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयंस हमेशा ध्यान रखना कि H पॉजिटिव आयंस जब किसी भी जगह जाएंगे तो pH को इंक्रीज करेंगे। जब pH इंक्रीज होगा तो नेचुरली एसिडिक नेचर बढ़ेगा। अब ऐसा तो होने ही नहीं देना है, एसिडिक नेचर नहीं बढ़ना चाहिए। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए NH3 भी जाएगा और इसकी एसिडिटी को जो H पॉजिटिव ने बढ़ाई थी उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ पे कौन कौन से सब्सटेंसेस का सिक्रीशन हो रहा है, H पॉजिटिव आयंस। डायरेक्शन देख लो, ट्यूब्यूल्स में चीजें जा रही हैं, ये ट्यूब्यूल्स के अंदर जा रहा है, ये भी ट्यूब्यूल के अंदर जा रहा है। तो ट्यूब्यूल के अंदर जाना दैट इज सिक्रीशन। क्या क्या सामान जा रहा है, H पॉजिटिव आयन, NH3। इसी के साथ साथ मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जो K पॉजिटिव है, ये K पॉजिटिव का सिक्रीशन भी होगा और रीएब्जॉर्प्शन भी होगा PCT में। तो एक ऐसा आयन है जो दोनों काम करेगा, ब्लड से ट्यूब्यूल में और ट्यूब्यूल से ब्लड में लगातार एक्सचेंज होता रहेगा, बट डायरेक्टली नहीं, विद द हेल्प ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस किस तरीके से आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। अब हल्का सा अगर हम डिटेलिंग करें सिक्रीशन की तो हम क्या बोलेंगे, इन PCT सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H पॉजिटिव, NH3, K पॉजिटिव, ये तीनों तो हम पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पे कुछ अमाउंट में क्रिएटिनिन भी होगा, ये भी एक वेस्ट है, एक्सक्रीटरी वेस्ट। यूरिक एसिड भी होगा, ड्रग भी होंगी, जो भी दवाइयाँ हम किसी डिजीज के वक्त खाते हैं तो वो भी हमारा ब्लड अपने पास नहीं रखता, वो भी बाहर फेंकने की कोशिश करता है, जैसे पेनिसिलिन ड्रग है। फिर हेप्यूरिक एसिड भी होगा और सर्टेन पिगमेंट्स भी होंगे। तो इन सभी चीजों का
सिक्रीशन होगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरीके से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सिक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन पैरेलली हो रहे हैं, बट द डायरेक्शन इज डिफरेंट. The processes occur simultaneously, but the direction of the flow of the substances is opposite. In the next video, we will discuss about how the reabsorption occurs in the loop of Henle.